हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं PW नर्सिंग वाला। तो आज के हम इस नए लेक्चर में देखने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ये बात बता देता हूँ आपको। पहले सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आखिर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई क्या है, तो हम इसको डिफाइन करने के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके कॉजेज या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इस क्लास में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और द थर्ड पॉइंट इज हम देखेंगे इसके साइन और सिम्टम्स। और लास्ट वन हम देखेंगे हम इसको कैसे कर पाते हैं मैनेज, यानी कि इसका मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई। तो ये बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो आप क्या आंसर करेंगे? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही तो बोलोगे कि यूरिनरी सिस्टम लाइक किडनी। यूरिनरी सिस्टम में किडनी आता है, यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर आता है, यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर आता है, यूरेटर, और यूरिनरी सिस्टम में यूरेथ्रा आता है। तो यूरिनरी सिस्टम अगर इन्फेक्टेड है, यूरिनरी सिस्टम अगर इन्फेक्टेड है तो वही कंडीशन तो हमारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज ये क्या है, ये है किडनी। ये किडनी से नीचे की तरफ ये है यूरेटर। यूरेटर मर्ज होते हैं जाके ब्लैडर में, और ब्लैडर के बाद क्या आता है, यूरेथ्रा। तो एक तो यूरेथ्रा है, दूसरा है ब्लैडर, तीसरा है यूरेटर, और चौथा है हमारा मेन किडनी। तो अगर इनमें से किसी में भी इंफेक्शन हुआ तो उस कहानी को हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। उस कहानी को हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, इतनी सी बात ध्यान रखें। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी में, ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो किडनी हो, यूरेटर हो, ब्लैडर हो या फिर यूरेथ्रा हो। ओके, अब आपसे सिंपल सी बात ये पूछी जा सकती है कि एक होता है अपर यूटीआई। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सर ये अपर यूटीआई क्या है। तो ये बात याद रखना, अपर यूटीआई में आता है मेनली आपकी किडनी, और दूसरा आता है आपका यूरेटर। एक आता है किडनी और दूसरा आता है यूरेटर, ये अपर यूटीआई है। दूसरा कौन सा हो सकता है सर? दूसरा है लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई में क्या क्या आता है? लोअर यूटीआई में आता है दोस्तों ब्लैडर, लोअर यूटीआई में आता है ब्लैडर, लोअर यूटीआई में आता है यूरेथ्रा। तो मतलब इन चारों में से किसी में भी इंफेक्शन हुआ तो ओके सर। अगर मैं बोलूं कि नेफ्रॉन में इंफेक्शन हो गया है या फिर किडनी में इंफेक्शन हो गया है, तो हम उसको नाम देते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर? अगर मैं बोल दूं कि यूरेटर में इंफेक्शन हुआ है, यूरेटर में, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा? यूरेट्राइटिस। यूरेटर में इंफेक्शन मतलब यूरेट्राइटिस। अगर मैं बोल दूं ब्लैडर में इंफेक्शन है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा सिस्टाइटिस। और अगर मैं बोल दूं यूरेथ्रा में इंफेक्शन है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है यूरेथ्राइटिस। तो यूरेट्राइटिस और यूरेथ्राइटिस दोनों अलग अलग हैं। तो ये इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है इन स्ट्रक्चर्स में, तो हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस और यूरेट्राइटिस के नाम से जानते हैं।
ये यूटीआई के बारे में हो गया। पर हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल क्या है सर? सर हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसका कॉज बताइए, कॉज, कारण बताइए। तो आपको बता दूं कि इसका पहला कारण मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट कॉमन रीजन है, वो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है ई कोलाई। ई कोलाई नाम का ये ग्राम नेगेटिव होता है। एक्चुअली ग्राम नेगेटिव ही मोस्ट कॉमन है। अगर मैं बोल दूं मोस्ट कॉमन तो ग्राम नेगेटिव ही आपका आंसर जाना चाहिए। और ग्राम नेगेटिव मोस्ट कॉमन है तो ग्राम नेगेटिव के अंदर सबसे पहला आता है ई कोलाई। तो ई कोलाई आपकी पहली चॉइस जाएगी। अगर आंसर में नहीं दिया है तो आप क्लेप्सिला की तरफ जा सकते हो, क्लेप्सिला की तरफ जा सकते हो। क्लेप्सिला आंसर हो सकता है। अगर क्लेप्सिला भी नहीं दिया है तो प्रोटीएज हो सकता है, प्रोटीएज, प्रोटीएज हो सकता है। प्रोटीएज भी नहीं दे रखा है तो इंटेरोबैक्टर हो सकता है, इंटेरोबैक्टर। तो अकॉर्डिंगली जाएगा पहला आंसर आपका ई कोलाई ही जाना चाहिए, क्लेप्सिला दूसरा, प्रोटीएज तीसरा, ठीक है, इंटेरोबैक्टर चौथा। और ये भी नहीं दिया है तो सिट्रोबैक्टर भी इसका पॉजिटिव एजेंट हो सकता है, सिट्रोबैक्टर भी इसका पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। ये सारे ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम पॉजिटिव कोई पूछ ले तो इतनी सी बात याद रखना, ग्राम पॉजिटिव भी रीजन हो सकता है। ऐसा नहीं कि ग्राम पॉजिटिव की वजह से नहीं हो सकता। तो ग्राम पॉजिटिव में मोस्ट कॉमन अगर कोई पूछे तो याद रखना स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, सेप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस पहली चॉइस जाएगा। अगर नहीं दिया है तो इंटेरोकोकस पे भी आंसर लगा सकते हो, इंटेरोकोकस, इंटेरोकोकस भी आपका आंसर जा सकता है। तो ये कुछ कॉजेटिव, कॉज के अंदर भी पहला मैं बता रहा हूं कॉजेटिव एजेंट, तो ये हो सकते हैं कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट में पहला ज्यादातर मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव होता है। उस ग्राम नेगेटिव के अंदर भी पहला आंसर जाएगा ई कोलाई। नहीं दिया है तो क्लेप्सिला, प्रोटीएज, इंटेरोबैक्टर और सिट्रोबैक्टर, ये आंसर जा सकते हैं। पर अगर ग्राम पॉजिटिव पूछ ले तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पहली चॉइस जाएगी स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और दूसरा इंटेरोकोकस। ये तो पॉजिटिव एजेंट हो गए। किन किन लोगों में रिस्क रहता है मोस्ट कॉमनली, किसके अंदर रिस्क फैक्टर की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो रिस्क पे रहती है वो रहती है फीमेल्स। फीमेल्स को ज्यादा यूटीआई होने के चांसेस हैं। बताइए क्यों? दो तीन रीजन है। पहला रीजन मैं बता दूं, फीमेल की जो यूरेथ्रा है, फीमेल की यूरेथ्रा इज शॉर्टर देन मेल, देन मेल। मेल की यूरेथ्रा लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा की बात करें, अगर हम फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो फीमेल यूरेथ्रा रहती है 4 सेंटीमीटर की। फीमेल यूरेथ्रा कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर की। दूसरा कारण ये है, जो फीमेल यूरेथ्रा है, फीमेल यूरेथ्रा नियर टू दी एनस, एनस के बहुत नियर रहती है तो वहां पे चांसेस ज्यादा है। फीमेल यूरेथ्रा नियर टू द एनस रहती है तो वहां पे चांसेस ज्यादा है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फीमेल्स के अंदर तो पोस्ट मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीएच है बढ़ जाता है, यानी कि क्या होने लग जाता है एल्केलाइन। तो अगर एल्केलाइन होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली इंसर्ट हो जाएगा हमारे यूरिनरी सिस्टम में और कॉज करेगा यूटीआई। इसीलिए फीमेल के पास ये दो तीन रीजंस हैं। पहला कि फीमेल की यूरेथ्रा शॉर्टर देन दी मेल, तो आसानी से कोई भी बैक्टीरिया अंदर इंसर्ट हो सकता है, जा सकता है। और दूसरा दोस्तों मेनली याद रखना है, फीमेल यूरेथ्रा नियर टू द एनस रहता है, एनएस के नियर बाय रहता है तो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और तीसरी बात, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की बात करें तो पोस्ट मेनोपॉजल में पीएच का लेवल ज्यादा रहता है, तो पीएच का लेवल जैसे ज्यादा रहेगा तो मतलब एल्कलाइन रहेगा, और एल्कलाइन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली इंसर्ट हो जाता है और बीमारी को कॉज कर सकता है। तो ये कारण फीमेल के अंदर इसलिए ज्यादा रहता है। मेल के अंदर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे जो लोग फ्लूइड इनटेक कम करते हैं, जिन लोगों का फ्लूइड का इनटेक कम है उन लोगों में ज्यादा चांसेस है। फ्लूइड कम रहेगा तो रिटेंशन ज्यादा होगा,
वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होंगे, किडनी पे ज़्यादा इकट्ठा होंगे, हो सकता है फ्लूइड वॉल्यूम की कमी से, मतलब डिहाइड्रेशन से। मैं ये कह सकता हूं अगर किसी को रीनल का स्टोन है तो हो सकता है, रीनल स्टोन की वजह से हो सकता है। किडनी में अगर स्टोन है तो यूरिन स्टेसिस होगा, यूरिन इकट्ठा होगा, और यूरिन इकट्ठा रहेगा देर तक तो हो सकता है। अगर किसी को बीपीएच जैसी बीमारी है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, तो आपको पता है बीपीएच के अंदर जो यूरेथ्रा है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है और यूरिन बाहर निकल ही नहीं पाता। अंदर ही अगर स्टेसिस रहेगा तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे किस चीज के, ज्यादा चांसेस होंगे यूटीआई होने के। तो डेफिनेटली बीपीएच वाली कंडीशन में भी हो सकता है। ऐसी कोई भी बीमारी किडनी की, जैसे चाहे मैं बात करूं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की, मैं चाहे बात करूं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की, या मैं बात करूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, या मैं बात करूं पाइलोनेफ्राइटिस की, तो कोई सी भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो किडनी में यूरिन को बहुत देर तक इकट्ठा रख रही है, चाहे किडनी में, चाहे यूरेटर में, चाहे ब्लैडर में। तो कोई सा भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं किस चीज के, यूटीआई होने के। तो बहुत सारे, अच्छा ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मेल हो चाहे फीमेल हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे कि कोई एचआईवी वाला पेशेंट है, कोई कैंसर वाला पेशेंट है, कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, इजीली हो जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटली में जो एडमिट हो रहा है उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं इजीली होने के। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं आपको यूटीआई कॉज करवाने के, ठीक है। तो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। अब यूटीआई हो गया तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर यूटीआई हो गया तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, बताइए जल्दी से। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि यूटीआई में इरिटेशन होगा, या मैं ये कह सकता हूं इंजरी होगी। मतलब अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन की वजह से कहीं ना कहीं इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूं कि यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी होगी, जिसको मैं डिसयूरिया के नाम से बोल सकता हूं। क्या हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट। ओके सर, पॉइंट नंबर 2, डिसयूरिया के अलावा, डिफिकल्टी यूरिनेशन के अलावा और क्या होगा, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे पेन होगा कि नहीं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि कभी कभी लोअर बैक पे भी पेन फील हो सकता है। इंजरी हो रखी है तो ऐसा सेंसेशन आएगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा यूरिन पास करेगा तो, क्योंकि अंदर क्या हुई है, इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। पेशेंट यूरिन तो पास करना चाहेगा पर कर नहीं पाएगा, मतलब अब अनेबल टू वॉइड, अनएबल टू वॉइड। अब वो अगर वॉइड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसे बार बार यूरिन पास करने का मन करेगा। उसको क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे फील हो सकती है बार बार अर्जेंसी, बार बार मन करना यूरिन पास करने का। तो बार बार जब उसको वॉइड करने का फील होगा तो बार बार वो वॉइड करने के लिए जाएगा, मतलब बार बार वो क्या करेगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बार बार वो वॉइड करने के लिए जाएगा। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अनेबल टू वॉइड। अगर पेशेंट, मैं बात करूं, अगर उसकी बॉडी से मतलब किडनी खराब है तो किडनी वॉइड नहीं कर पा रहा है, वॉइड नहीं कर पा रहा है मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम। अच्छा कम होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी बॉडी में जो वेस्ट का प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। और सर वेस्ट का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर वेस्ट का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से क्या उस पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और नोजिया वॉमिटिंग होगी और ज्यादा हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, पेशेंट इरिटेटेड फील करता है, इरिटेटेड फील करता है, बार बार यूरिन पास करने का मन कर रहा है, बार बार कर नहीं पा रहा है, अनेबल टू वॉइड नहीं कर पा रहा है। मतलब उसकी अगर हम चेक करेंगे तो ब्लैडर में रिटेंशन पाया जाएगा यूरिन का, रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा।
तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे न्यूमेरियस साइन एंड सिम्टम मे बी प्रेजेंट इन द यूटीआई, थाउजेंड्स ऑफ साइन पाए जा सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली किडनी इंजर्ड है या ब्लैडर इंजर्ड है या यूरेटर इंजर्ड है या फिर इंजर्ड है यूरेथ्रा, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो कुछ साइनम सिम्टम ये हो सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल ही गया, हिमैचूरिया हो सकता है क्या? अरे हाँ, इंजरी हुई है तो यूरिन में क्या आ सकते हैं? आरबीसी आ सकते हैं। आरबीसी का रिलीज होना यूरिन के अंदर, यूरिन कैसा पाया जाएगा सर? डार्क कलर का यूरिन होगा, डार्क यूरिन होगा। अच्छा सर, यूरिन में इन्फेक्शन है तो क्या सर इसमें फाउल स्मेल आएगी? जी हाँ, फाउल स्मेल देखने को मिल सकती है। क्या सर पस आ सकता है? जी, हो सकता है कि पाईयूरिया हो जाए। तो ऐसे कितने सिम्टम्स हैं, जितनी बात कर ले उतने कम हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यूटीआई है तो। ये तो मैंने कुछ ही बात करी, पर बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीपल सिम्टम्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट साइन सिम्टम्स हो गए। तो सर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करोगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे? अरे आप चेक करोगे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है कि नहीं है। मतलब सर, मतलब आप यूरिन का कल्चर चेक करोगे, यूरिन कल्चर। सर यूरिन कल्चर को कंफर्म है क्या? जी हाँ, इसको यूटीआई का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है इसको, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। जब आप इसमें माइक्रोस्कोप में देखोगे, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे, तो आपको एक बात पता चलेगी, उसमें जो बैक्टीरिया या कॉजेटिव एजेंट है उसकी 10 की पावर 5 इतने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स मिलेंगे आपको। मतलब लगभग 1 2 3 4 5 6 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml देखने को मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव है टेस्ट। तो जब आप यूरिन कल्चर करोगे डेफिनेटली ये चीज मिलेगी। सर आप रूटीन करोगे, रूटीन यूरिन का रूटीन करोगे, रूटीन में आपको कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा सर? डार्क कलर मिलेगा। यूरिन का कलर आपको डार्क मिलेगा। सर आप स्मेल भी चेक कर सकते हैं। सर कैसी स्मेल आएगी? फॉल्स स्मेल आएगी। तो कलर डार्क चेक कर सकते हैं, स्मेल आ सकती है, फॉल्स स्मेल आ सकती है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। सर और माइक्रोस्कोपी में और क्या चेक कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपी के अंदर, अरे माइक्रोस्कोपी में आप ये देख सकते हो क्या WBC तो नहीं आई है। अगर 10 WBC पर ml से ज्यादा दिख रही है मतलब पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। अगर 10 से ज्यादा WBC पाई जा रही है तो पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है। अच्छा, नाइट्रेट, अगर यूटीआई पॉजिटिव है तो जब हम नाइट्रेट के लिए टेस्ट करते हैं तो नाइट्रेट भी वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से पॉजिटिव आ सकता है। तो इतने सारे टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, आखिर इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, ये आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप चेक करोगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। अच्छा, आप डिप स्टिक टेस्ट करोगे। एक टेस्ट और होता है, आप चेक करोगे माइक्रोस्कोपी में ड्रिप स्टिक टेस्ट। सर इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको एस्ट्रेज एंजाइम, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव मिलेगा। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव मिलेगा। ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज एंजाइम भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, नाइट्रेट भी पॉजिटिव मिलेगा। इतनी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, तो आपको इसलिए ये सारी बातें ध्यान रखनी हैं। अच्छा, कई बार यूरेथ्राइटिस होता है। कई बार जब यूरेथ्राइटिस होता है ना, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होता है, तो आपको एक बात याद रखनी है। जब आप कल्चर टेस्ट करोगे, तो कल्चर इसमें नेगेटिव आता है, पर पाईयूरिया पॉजिटिव आता है। पाईयूरिया पॉजिटिव आता है। पस तो दिखेगा पर यूरिन में पता ही नहीं चलेगा, कल्चर में आएगा ही नहीं कोई बैक्टीरिया यूरिन के अंदर। तो वो कारण हो सकता है कि पेशेंट को यूरेथ्राइटिस हो। अगर कल्चर नेगेटिव आ रहा है और पाईयूरिया पॉजिटिव आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि इस पेशेंट को यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है, इस पेशेंट को यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। तो ये टेस्ट कर लिया आपने। अब आपने अल्ट्रासोनोग्राफी किया। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के यू भी कर सकते हो, और इससे आपको किडनी के अंदर कोई रीनल स्टोन तो नहीं है, कहीं पेशेंट को BPH तो नहीं है, कहीं पेशेंट को कोई कैंसर तो नहीं है, ये सारी बातें पता चल जाएंगी।
अल्ट्रासोनोग्राफी से मेनली आपको किडनी के स्ट्रक्चर और उसके बारे में पता लग जाएगा। लास्ट बात करते हैं सीधे सीधे मैनेजमेंट की। लास्ट बात मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है, हम एंटीबायोटिक्स पे फोकस करेंगे पहले, क्योंकि ये यूटीआई इन्फेक्शन है, किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से हुआ होगा, तो फॉस्फोमाइसिन यूज की जाती है, फॉस्फोमाइसिन यूज की जाती है, फॉस्फोमाइसिन। अगर फॉस्फोमाइसिन नहीं दिया हो तो नाइट्रोफ्यूराटॉइन भी यूज करते हैं, नाइट्रोफ्यूराटॉइन। अब ये भी नहीं तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है जिसको बोला जाता है ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथेक्सोल। एक ड्रग ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथेक्सोल, ये कॉम्बिनेशन में ये दे सकते हैं सल्फामेथेक्सोल। सेफ्ट्रान आता है, सेफ्ट्रान यूज करते हैं इसमें, सेफ्ट्रान। पर ये सारी की सारी बातें, एक बात याद रखना, ये यूज की जाती हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। सर अब ये नई टर्म क्या बता दी, अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब है इसके अलावा कोई डिजीज नहीं है, नो डिजीज या नो अदर डिजीज, कोई अदर डिजीज नहीं है, केवल यूटीआई है। तो यूटीआई के लिए इतनी ड्रग आप यूज कर सकते हो। पर अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसी को मैं बोलूं कि सर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, तो सर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मतलब जैसे उसे यूटीआई के साथ साथ डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या कोई और प्रॉब्लम भी है, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में भी आप दो ड्रग तो सेम रहेंगी, जैसे ट्राइमेथोप्रिम दे सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिम दे सकते हैं। इसके अलावा सल्फामेथेक्सोल ये यूज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक यूज की जाती है फ्लोरोक्यूनिलोन यूज कर सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्लोरोक्यूनिलोन, फॉस्फोमाइसिन भी दे सकते हैं, फॉस्फोमाइसिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। ये कब सर, ये कॉम्प्लिकेटेड के केस में फ्लोरोक्यूनिलोन भी दे सकते हैं, फॉस्फोमाइसिन भी दे सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिम या सल्फोमेथेक्सोल भी दे सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के केस में है। इनके अलावा वैसे तो आप अमीकासेन दे सकते हो, आप जेंटामाइसिन यूज कर सकते हो, आप कुछ एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हो, एनाल्जेसिक्स। सर कौन कौन से एनाल्जेसिक्स, जैसे आपको पता है डाइक्लोफिनेक आप यूज कर सकते हो। सर अगर बुखार है तो एंटीपायूरेटिक्स दे सकते हो, जैसे कि पीसीएम। बेक्लोपान दे सकते हो, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग है, बेक्लोपान दे सकते हो, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग है। तो ये सारी ड्रग्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है। तो बेक्लोपान या बस्कोपेन भी बोलते हैं इसको, बेक्लोपान या बस्कोपान, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग होती है बस्कोपान। तो ये ड्रग्स आप यूज कर सकते हो पेशेंट के लिए। अगर जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा बर्निंग मिक्चुरेशन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो सेट्रासोल भी आती है, सेट्रासोल यूज कर सकते हो बर्निंग मिक्चुरेशन के लिए, या बहुत ज्यादा जलन हो रही है उसके लिए, ये कह सकते हैं हम। पेंटोप्राजोल या पेंटोसिड यूज कर सकते हैं, एंटीएमेटिक यूज कर सकते हैं, एमसेट दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, पेंटोसिड या पेंटाप्राजोल। तो बहुत सारी न्यूमेरियस ड्रग्स, सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स बहुत सारी यूज कर सकते हैं हम, इसके लिए बहुत सारी यूज कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसका रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का आपको रिमूवल करना होगा। अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन का रिमूवल नहीं किया तो कंडीशंस लीड कर सकती है। तो सेंट्रासोल याद रखना है आपको, इतनी सी बात ये आपको ध्यान रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं
वो है दोस्तों नर्सिंग का मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर क्या मैनेज करेगा, क्या मैनेज करना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर को। देखो सबसे पहले तो आप पेशेंट को असेस कर लो। सर असेस फॉर व्हाट? असेस फॉर वाइटल साइन। वाइटल साइन में भी देखो पेशेंट को हिमेचूरिया हो रहा है, कहीं बीपी लो तो नहीं हो रहा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं फीवर तो नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेक करो। पेशेंट का आपको इनपुट आउटपुट चेक करना है कि पेशेंट कितना इनपुट आउटपुट देख रहा है। पेशेंट को असेस करो कितनी बार फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी हो रही है, कितनी बार वो पास कर रहा है। यूरिन के स्मेल में या फिर जो भी कल्चर इवेंट आ रहे हैं उसके लिए आपको भेजना है। जो प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर साहब ने मेडिसिन, जो बहुत सारी हमने पढ़ी, जब वो प्रिस्क्राइब्ड है तभी वो मेडिसिन को प्रोवाइड करना है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन देनी है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आपको तभी प्रोवाइड करनी है। ओके, इसके अलावा आप पेशेंट को बोलोगे, क्योंकि एक कारण यह भी होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब आप बोलोगे सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी यूटीआई हो सकता है, तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस या इंटरकोर्स, मतलब जैसे कोई बैरियर मेथड, कॉन्डम वगैरह ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जी आपको याद रखना है पेरिनियल हाइजीन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सब शेम बोलने लग जाते हैं, तो पेरिनियल हाइजीन के बारे में आपको सिखाना है। इसके अलावा आपको ये बोलना है कि जो अंडरगारमेंट्स आप यूज कर रहे हो वो सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, सिंथेटिक में ज्यादा चांस रहते हैं, तो सिंथेटिक जो भी कपड़े हैं उनको अवॉइड करो अंडरगारमेंट्स के लिए। तो सर कौन से कपड़े अंडरगारमेंट्स के लिए यूज होने चाहिए यूटीआई से प्रिवेंशन के लिए? तो आपको बता दूं, कॉटन क्लोथ्स को बेटर माना जाता है, कॉटन क्लोथ्स को बेटर माना जाता है, कॉटन क्लोथ्स को अच्छा माना जाता है कंपैरेटिवली सिंथेटिक क्लोथ्स। उनको बोलना है कि मॉइस्ट कपड़े नहीं पहनने हैं, मॉइस्ट क्लोथ्स यूज नहीं करने हैं। आफ्टर बाथिंग ड्राइनेस, ड्राई करना जरूरी है, अच्छे से ड्राई करना जरूरी है, ठीक है। एक क्रैनबेरी के लिए भी बोलते हैं, अगर क्रैनबेरी सुना होगा आपने, क्रैनबेरी जूस पीने के लिए भी बोला जाता है, क्रैनबेरी जूस। मॉस्बी या इनक्लेक्स के अंदर भी ये सवाल है। तो क्रैनबेरी जूस क्या करता है? ये एसिडिक होता है जिससे कि यूटीआई होने के चांस, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लूइड है, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, 3 से 4 लीटर कम से कम पर डे फ्लूइड लेने के लिए बोला जाता है। पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने के लिए मना किए जाते हैं, जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनको मना किया जाता है पब्लिक वॉशरूम यूज नहीं करने या कम करने, कम से कम कोशिश करनी है कि पब्लिक वॉशरूम यूज किए जाए, उनमें यूटीआई फैलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इतने सारी चीजें हम बताते हैं, हम इतनी सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये था यूटीआई, ये क्या था? यूटीआई। तो इतनी सी बात आपको यूटीआई के अंदर ध्यान रखनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं तक।